भाई मेरे आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 108 हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की करने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि इस क्लास में मैं आपको लगभग पूरी किताब में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो भाई मेरे मैं सारे बताने वाला हूं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से सारे क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। या मान लीजिए कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, वो खास तौर से मैं पूरी किताब एक ही वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और बाकायदा ये पूरे नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये नोट्स बहुत आसान है, बहुत इजी है और आपको समझने में भी जरूर आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके एग्जाम में भाषा को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे भाषा क्या है, तो भाई भाषा मतलब आप सबको पता होगा ना, भाषा क्या करती है, विचार को अभिव्यक्त करने का भाई मेरे सबसे बड़ा माध्यम है। अगर भाई मेरे भाषा नहीं होती तो हम लोग किसी से अपनी बात नहीं कह पाते। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को दूसरे से क्या करता भाई, संप्रेषित करता है। कहने का मतलब क्या है कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, यानी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपने विचार किसी दूसरे को बता सकते हैं। एक भाई बात मान लिए, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको कुछ भी जरूरत है, तो अगर आपके पास भाषा नहीं रहेगी तो भाई मेरे आप किसी से कैसे कह पाएंगे। तो भाषा के जरिए व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को और अपनी भावनाओं को हम लोग क्या करते भाई, व्यक्त करते ना। भाई आपको किसी के लिए आपके मन में प्रेम है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो आप इसको किसके माध्यम से बताओगे भाई, भाषा के माध्यम से बताओगे ना। अरे भाई तुमको खाना चाहिए, तुमको पीना चाहिए, तुमको अगर कहीं आना जाना है तब भी तो भाई मेरे किसी से पूछना पड़ेगा। तो भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई मेरे को अगर मैं किसी से कुछ कहना है तो भाई भाषा ही तो है जिसके जरिए मैं अपनी बात कह पाऊंगा। बिना भाषा के कोई व्यक्ति यानी बातचीत ही नहीं कर सकता है। भाषा ही क्या करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है। अरे भाई मेरे मन में जो बात है मैं तुमको बता रहा हूं, तुम अपने मन की बात हमको बता रहे हो। तो भाषा क्या करे भाई, मेरे विचार आप सुन रहे हैं, आपके विचार मैं सुन रहा हूं, क्या है, यही तो भाषा है। देखिएगा, कुछ विद्वानों ने भाषा की परिभाषा भी दी है, जिसे भाषा को लेकर के ब्लूमफील्ड कहता है। एक बहुत बड़ा भाई मेरे भाषा वैज्ञानिक हुआ ब्लूमफील्ड। भाषा क्या है, ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था। भाई भाषा में क्या होती है, ध्वनियां ही तो होती हैं। भाई मेरे जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, मुंह से भाई क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है ना। तो भाषा क्या है, भाषा में भाई मेरे ध्वनि चिन्ह होते हैं। और ध्वनि चिन्हों की क्या है, व्यवस्था है, जिसके जरिए समाज के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई अरे भाई इस समाज में, इस सोसाइटी में हम लोग जहां रहते हैं वहां भाषा के माध्यम से तो भाई मेरे एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, बताते हैं ना। तो भाषा में क्या है, ध्वनि होते हैं और ध्वनि चिन्ह होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो मेरे मुख से भाई मेरे आवाज निकलती है ना। तो भाषा क्या है, भाषा तो भाई मेरे ध्वनियों के जरिए चलती है, चिन्हों के जरिए चलती है। जैसे आप कुछ लिखोगे तो सिंबल बनाओगे। तो भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, भाषा ध्वनि के जरिए चलती है। भाषा के जरिए ही क्या करते हैं, मनुष्य जो है आपस में बातचीत करता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। भाई मेरे अगर भाषा नहीं रहती तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी दिल की बात कभी कह ही नहीं पाता ना। भाई भाषा है तभी तो हम लोग अपनी दिल की बात, अपनी दिल की भावनाओं को कह पा रहे हैं ना। देखिएगा, अगली भाषा की परिभाषा देखिएगा। भाषा स्वच्छेदिक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता। क्या करें भाई, भाषा एक ऐसा सिस्टम है, प्रणाली है, भाषा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई एक व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही कह सकते हो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बताता है। यानी भाषा एक सामाजिक, भाषा समाज को जोड़ती है। भाषा में संकेत होते हैं, देखते हैं भाई भाषा में तो क्या होते हैं, संकेत होते हैं ना, जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरे किसी को कहते हैं। और भाषा क्या है, भाषा ध्वनि चिन्हों के जरिए चलती है। भाई भाषा में तो क्या है, ध्वनियां ही तो होती हैं जिसे हम लोग खास तौर से बोलते हैं ना। भाई अगर मेरे को किसी से कोई बात कहनी है तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे मुख से क्या निकलती है भाई, मेरी आवाज निकलती है ना। यही क्या, भाषा संकेतों के माध्यम से। भाषा समाज के लिए बहुत जरूरी है। भाषा के जरिए समाज क्या करता है भाई, विचारों का आदान प्रदान करता है। विचार मतलब आपके दिमाग में कोई बात है, आपको किसी से कुछ कहना है, भाई मेरे अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो आप अपनी बात दूसरे से कैसे कह पाएंगे। भाषा नियमबद्धों के चरित्र, भाई भाषा में तो व्याकरण होता है, इसी को बोलते हैं नियम। तो भाषा व्याकरण के अनुसार चलती है।
भाषा क्या है? संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम है भाई। बातचीत करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है भाई मेरे? भाषा ही है। अगर भाषा नहीं रहती तो भाई मेरे हम लोग बातचीत भी नहीं कर पाते। भाषा का स्वरूप क्या है? देखिएगा, भाषा संप्रेषण का स्वरूप बताइए। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण होता भैया कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। और संप्रेषण का मतलब बातचीत करना। जब एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को, जैसे भाई मेरे मन में अगर कोई विचार हैं, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं, इसी को बोलते भाई संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब तब बातचीत। तो संप्रेषण क्या है कि संप्रेषण में क्या करते हैं भाई? सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान। जैसे मेरे मन में कोई बात है, मेरे पास कोई जानकारी है, अगर मैं आपको बता रहा हूं या दूसरे व्यक्ति तक भेज रहा हूं, यही होता भाई संप्रेषण। जैसे हम लोग मोबाइल पर बातचीत नहीं करते, आप लोगों ने देखा हो ना कि जैसे मोबाइल होता है तो मैं जैसे भाई मेरे किसी से बात करनी, मैंने फोन मिलाया, मैं इधर से बोल रहा हूं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है, तो क्या है? तो यही बोलते संप्रेषण यानी बातचीत ना। तो बातचीत कैसे चलती है? बातचीत में सबसे ज्यादा जरूरी है तो भाई संप्रेषण। बातचीत संप्रेषण मतलब तो बातचीत करना। और बातचीत कैसे, संप्रेषण कैसे होता? तो संप्रेषण में भाई मेरे एक प्रेषक होता, सेंडर। जैसे मान लीजिए मैं हूं भाई, मेरे पास कोई मैसेज है जो मैं संदेश आपको भेजूंगा ना, तो मैं क्या, प्रेषक हो गया। और मेरे पास भाई कोई ना कोई संदेश है ना, जैसे मेरे पास कोई संदेश है तो मैं एक संदेश भेजने वाला आदमी हूं। मेरे पास कोई संदेश है और मैं किसी माध्यम से संदेश भेजूंगा, हो सकता भाई लिख करके भेजूं, हो सकता मैं मोबाइल के जरिए बताऊं, तो किसी माध्यम से। और आपको रिसीवर उसको बोलते हैं जिसको संदेश मिलेगा, यानी प्रेषक होता है। यानी कह सकते हैं संप्रेषण कैसे चलता है? सबसे सबसे पहले पास आपके, मेरे पास मान लीजिए कोई संदेश है और भाई मैं उस संदेश को, मैसेज को आपको भेजूंगा, संदेश हो गया। फिर होता माध्यम यानी मीडियम जिसमें संदेश भेजेगा। प्रेषक यानी आप जिसे रिसीव करेंगे, आपको मैसेज मिलेगा ना, तो भाई आप उसका रिप्लाई करेंगे, आप उसका उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता, पूरा संप्रेषण का भाई, संप्रेषण इसी प्रकार से चलता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लीजिए कि यहां पर एक इंसान है, ये व्यक्ति ए है, और यहां पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बी है। तो ए के पास कोई मन में, ए जो इंसान है, ए जो व्यक्ति है, इसका मान लो राम है और इसका मान लो श्याम है। तो भाई राम के पास कोई बात है, राम के पास कोई संदेश है, ठीक है। और राम कौन है भाई? संदेश भेजने वाला, इसी को बोलते हैं प्रेषक। तो भाई राम के पास एक संदेश है और इस संदेश क्या करेगा, भेजेगा। किसके जरिए भेजेगा? हो सकता मोबाइल के जरिए भेजे, हो सकता व्हाट्सएप पर मैसेज, इसको बोलते हैं माध्यम। तो इसके जरिए किसको मैसेज भेजेगा? किसको? श्याम को भेजेगा। और श्याम को भाई, श्याम क्या है? श्याम प्रेषक है, यानी मैसेज को रिसीव करेगा। और जब मैसेज इसको मिलेगा तो भाई उसका रिप्लाई भी तो करेगा, और फिर जब ये रिप्लाई करेगा तो पूरा मैसेज फिर जाकर के राम के पास पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से कहता भाई संप्रेषण चलता है। समझ गए? तो संप्रेषण में कौन कौन है? पहला होता भाई प्रेषक, संदेश भेजने वाला। दूसरा होता भाई मेरे संदेश, जो संदेश लिखा जाता है या कहा जाता है। तीसरा होता माध्यम यानी मीडियम, जिसे हम बोल करके भेजेंगे, लिख करके भेजेंगे मोबाइल से। इस संप्रेषण में तीसरा होता भाई माध्यम। और चौथा होता प्रेस, यानी जिसको प्राप्त होता है संदेश, रिसीवर बोलते हैं। और फिर भाई जिसको संदेश मिलेगा वो अपना रिप्लाई देगा। और इस प्रकार से कह सकते हैं पूरा जो संप्रेषण है इसी प्रकार से चलता है। और भाई 3 प्रकार का संप्रेषण होता है। लिखित संप्रेषण, जिसमें हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपनी बात कहते हैं, भाई लिखित संप्रेषण है ना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं टाइप करते हो लिख करके, तो कैसा बातचीत है? लिखित संप्रेषण है। दूसरा होता भाई मेरे मौखिक संप्रेषण। दूसरा कौन सा? मौखिक। मौखिक यानी बातचीत नहीं करते, जिसे आमने सामने रह करके हम लोग बातचीत करते, कैसा संप्रेषण है? मौखिक है भाई। दूसरा हम लोग मोबाइल पर जो बातचीत करते हैं वो भी मौखिक संप्रेषण है। और तीसरा होता भाई आंगिक, शरीर के अंगों के जरिए भी तो संप्रेषण हम लोग करते हैं। देखा होगा ना कि जैसे ट्रैफिक हवलदार हाथ दिखा करके इधर रोक देता, ये क्या है? ये आंगिक संप्रेषण है। आंगिक संप्रेषण को और बताऊं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा, अगर भाई मेरे किसी को गुस्सा लगा हुआ है तो उसके शरीर लाल पड़ जाता है ना, देखा होगा ना भाई। कोई आपसे नाराज है, कोई आपसे गुस्सा है, तो आप उसका चेहरा देख करके ही पता लगा लोगे ये क्या है। यही होता भाई मेरे आंगिक संप्रेषण, इसको बोलते बॉडी लैंग्वेज। यानी आपसे अगर कोई नाराज होगा ना तो हम बोलते भाई मुंह फुला के काहे बैठे हो। तो व्यक्ति के हाव भाव देख करके जब हम बात जान ले, ये होता भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। भाषा संप्रेषण के कौन कौन से रूप है? जैसे बताया ना, मौखिक संप्रेषण, भाई जब हम बोल करके अपनी बात को कहते, दूसरे से कहते, ये क्या होता भाई मेरे? मौखिक संप्रेषण होता है। दूसरा क्या भाई मेरे? लिखित संप्रेषण, जब हम लिख करके कोई पत्र लिखे, चिट्ठी लिखे। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज भेज रहे हो, भाई आपको भाई क्लास करनी है, क्लास करवानी है, तो मैसेज करते हो ना, कैसा संप्रेषण है भाई? कैसी बातचीत है? लिख करके बात कर रहे हो,
दूसरा होता है मौखिक, जब आप बोल के आमने सामने बोल के बातचीत करो तो मौखिक संप्रेषण है भाई। और एक होता अमौखिक, जिसको बोलते हैं खास तौर से अमौखिक ने, इसको लिखना भाई मेरे आंगिक। क्या लिखोगे इसको, यहां ठीक कर लेना, इसको लिखना आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण मतलब हाव भाव के जरिए, ठीक है, हाव भाव के जरिए या मुद्राओं के जरिए हम किसी बात को कहते हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे आंगिक संप्रेषण, ठीक है। भाषा की संरचना क्या है, तो भाषा की अगर बात करो तो भाषा की जो संरचना कई प्रकार से होती है। तो भाषा सबसे पहले ध्वनि के स्तर पर है। भाषा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है भाई, ध्वनि होती ना। भाषा की ध्वनियां और उनका उच्चारण चलता ना। भाषा में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ध्वनि ही तो है, क्योंकि भाषा जो है वह ध्वनियों के माध्यम से ही क्या है, वह चलती है, ठीक है। यानी भाषा में ध्वनियां होती। दूसरा स्वर, व्यंजन और मात्राएं, इसके जरिए ध्वनि भाषा चलती है। भाषा में शब्द भी होते हैं। दूसरी बात क्या, भाषा शब्दों के माध्यम से चलती है, जैसे शब्दों की बनावट है, जैसे शब्द हैं। तो भाषा में दूसरा स्तर क्या होता है भाई, अगर भाषा के रचना के बाद शब्द इंपॉर्टेंट है। भाषा में तो भाई शब्द होता है, जैसे राम है, श्याम है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है, रमेश है, क्या है, शब्दों के माध्यम से चलती है। तीसरा क्या है, भाषा में वाक्य है भाई, वाक्यों के माध्यम से भी भाषा चलती है ना। जैसे वाक्य है, राम घर जाता है, शीला पुस्तक पढ़ती है। यानी भाषा में क्या होता है भाई, वाक्यों के माध्यम से भाषा चलती है। भाषा क्या है, भाषा में जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं। भाषा में भाई मेरे जो शब्द हैं या जो वाक्य हैं वो क्या करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि राम घर जाता है, तो भाई इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा कि हाँ भाई राम घर जा रहा है। भाषा में जैसे विलोम शब्द होते हैं, इस प्रकार के। भाषा का प्रयोग किस स्तर पर होता है, बातचीत करने के लिए भाई हम लोग भाषा का प्रयोग करते, देखा होगा ना। तो भाषा का प्रयोग किस लिए करते भाई, बातचीत करने के लिए। व्यवहार में खास तौर से अगर आप देखोगे तो भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी भाषा व्याकरण निष्ठ होती है, संचारित होती है, जिस भाषा में हम लोग क्या करते, बातचीत करते ना। और भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और भाषा के जरिए भाई हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। संप्रेषण का कह सकते हैं सबसे सशक्त माध्यम क्या है भाई मेरे, भाषा है। और बिना भाषा के हम लोग अपनी बात किसी दूसरे के सामने कह नहीं सकते हैं। और भाषा ही क्या करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए क्या है भाई, हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह जुड़ी हुई है। तो भाषा समाज को जोड़ने का भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा सशक्त माध्यम है भाषा। भाषा समाज को जोड़ती है, समझ गए। तो भाषा क्या है, समाज को जोड़ने के रूप में भी काम आ रही है। तो भाई ये पहला चैप्टर का जो अभी बता रहा हूं, पहले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं और आपको इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, दूसरे चैप्टर से आपका ये सारा मैंने बता रहा हूं, देखिएगा। हिंदी भाषा का विकास बताओ। भाई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हिंदी भाषा का स्वरूप बताओ, हिंदी भाषा का विकास बताओ, और हिंदी भाषा का भाई मेरे विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा भाई मेरे, सबसे पहले जैसे आज हिंदी बोली जाती है ना, ऐसे नहीं थी जी, समझ गए। सबसे पहले भाई कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। संस्कृत से भी पहले कहा जाता भाई प्राकृत भाषा थी, यह अपभ्रंश भाषा थी। तो भाषा का विकास कैसे हुआ भाई, सबसे पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृत भाषा, यानी संस्कृत से प्राकृत भाषा, प्राकृत से भाई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कह सकते हिंदी भाषा का विकास हुआ है। समय के साथ कह सकते जो हिंदी भाषा है वह परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हिंदी में लगातार परिवर्तन रहा है। हिंदी का जो विकास है मुख्यतः 3 चरणों में हुआ है। आदिकाल में भाई मेरे अलग हिंदी बोली जाती थी, समझ गए। यानी आदिकाल जिसको कहते हैं 1000 से लेकर के 1350 तक जो आदिकाल है, उस समय भाई मेरे हिंदी का एक अलग समय था। फिर कह सकते हैं मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल में हिंदी कैसे रही। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं हिंदी का जो आदिकाल है, आदिकाल कब से माना जाता है हिंदी काल, हिंदी में 1000 से लेकर के भाई मेरे 1350 तक माना जाता है जी। आदिकाल में क्या है, यहां पर भाई मेरे अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत हुई है। भाषा को अपभ्रंश मतलब समझते हो क्या था, मिक्स लैंग्वेज होती भाई। अपभ्रंश मतलब मिक्स भाषा, जिसमें प्राकृत है, पाली है, सब मिल गई है, मिक्सअप बन गई है, इसको बोलते हैं अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से ही कह सकते हो कि हिंदी भाषा की शुरुआत कब हुई भाई मेरे, आदिकाल में हुई है। और आदिकाल में भाई मेरे जो कविता लिखी गई वीरता की, वीर रस की, युद्ध का, और धार्मिक कविताएं कह सकते हैं आदिकाल में अपभ्रंश में लिखी गई। अपभ्रंश में देखोगे तो साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या रही, जो आदिकाल रहा उसमें वीर गाथा काल, राजाओं की वीरता का गुणगान बहुत ज्यादा किया गया है।
जिसमें डिंगल पिंगल इस प्रकार की भाषा भी बोली जाती थी। तो आदिकाल में जैसे डिंगल या पिंगल और फिर बाद में आरंभिक खड़ी बोली का विकास हुआ है। और आदिकाल में अगर आप देखोगे तो चंद्रबरदाई कवि थे या जगनिक हैं जिन्होंने आलाखंड लिखा है, चंद्रबरदाई ने भाई मेरे पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो आदिकाल में अगर आप देखोगे तो भाषा क्या है भाई मेरे, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा कैसी है आदिकाल में, तो कह सकते भाई आदिकाल में जो भाषा है अपभ्रंश भाषा थी, डिंगल और पिंगल भाषा यहां पर कहा गया है। भाई मेरे मध्यकाल में हिंदी भाषा क्या रही, मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है, 1350 से लेकर के 1850 का जो समय है ये मध्यकाल है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में मध्यकाल कब है भाई मेरे, 1350 से 1850 तक है जी। यह काल हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी में भाई मेरे भक्ति आंदोलन भी चला है, जिसमें राम भक्ति कृष्ण भक्ति सब चलता था। और मध्यकाल में भाई मेरे कौन सी भाषा में कविता लिखी गई, तो भाई मेरे मध्यकाल में अगर मैं बात करूं तो इस समय भक्ति आंदोलन में अगर आप लोग देखोगे ना, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ। और मध्यकाल में जो भाषा रही वो खास तौर से कौन सी भाषा भाई मेरे, उस समय कह सकते हो कि ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ठीक है, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग रहा। या मध्यकाल में कह सकते भाई सधुक्कड़ी भाषा, जिसे कबीर ने भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति में सधुक्कड़ी भाषा, जिसको खिचड़ी भाषा बोलते हैं, जिसमें कई सारी भाषाएं मिल जाए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग रहा, ठीक है, जिसमें कबीर गुरु नानक दादू दयाल जैसे संतों ने कह सकते हो कि सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। जिसे अगर आप देखोगे सगुण भक्ति में देखोगे, राम भक्ति कृष्ण भक्ति में तुलसीदास हो या सूरदास हो, इन लोगों ने भाई मेरे कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इन दो भाषाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग रहा। आदिकाल में क्या थी भाई, आदिकाल में अगर अपभ्रंश थी और डिंगल और पिंगल भाषा है, ठीक है। लेकिन जब रीति काल आया तो रीति काल में कौन सी भाषा आ गई, ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग रहा, जिसमें बिहारी ने बिहारी सताई लिखा। और आधुनिक काल जब आया, आधुनिक काल को भाई मेरे 1850 से लेकर के आज तक माना जाता है। तो आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। क्या हुआ, आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से खड़ी बोली हिंदी में कविताओं का लेखन और उपन्यास का लेखन किया जाने लगा हिंदी साहित्य में। खड़ी बोली का विकास कब हुआ, आधुनिक काल में, जिसे आज हम खड़ी बोली बोलते हैं। आज जो हम बोलते हैं ना राम घर जाता है, इस प्रकार की जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी इसी को बोलते हैं। तो कह सकते हैं आधुनिक काल जो 1850 से लेकर के आज तक माना जा रहा है, इस समय खड़ी बोली का विकास हुआ। सारी जो गद्य रचनाएं थी वो किसमें लिखी गई, खड़ी बोली में। इस समय राष्ट्रीय चेतना सामाजिक सुधार की भावना इसी में रही। और इसी जो भाई मेरे आधुनिक काल है, इसी में भारतेंदु युग आता है। और भारतेंदु युग में, भारतेंदु को हिंदी का नवजागरण काल माना जाता है। भारतेंदु ही पहला था जिसने कह सकते हैं हिंदी में, किसमें भाई मेरे, हिंदी में कविताओं को लिखने का दौर शुरू हुआ खासतौर से, ठीक है। अरे उसी बात है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में भाई मेरे भाषा की शुद्धता और बढ़ी। द्विवेदी युग में हजारी महाप्रसाद द्विवेदी ने कह सकते हैं हिंदी भाषा को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। छायावाद की बात करूं तो छायावाद में कह सकते हैं भाषा और भी ज्यादा होती चली गई, धीरे धीरे हिंदी भाषा और भी श्रेष्ठ हुई खड़ी बोली, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आज हिंदी जिसका भाई आज सरल भाषा में हिंदी का प्रयोग होता है, आज खड़ी बोली हिंदी का विकास चल रहा है। आज हिंदी में कह सकते हैं गद्य और पद्य सभी रचनाएं लिखी जा रही हैं। आज हिंदी हो भाई शासन हो प्रशासन हो मीडिया हो, सब जगह अगर आप देखोगे तो हिंदी भाषा का जो है वो भाई बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। तो भाई कह सकते हैं आदि काल में जो भाषा थी कैसी भाषा बोली जाती थी, अपभ्रंश भाषा थी, डिंगल और पिंगल थी। मध्यकाल में कौन सी भाषा थी भाई मेरे, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन भाषा का रहा। लेकिन आधुनिक काल में कह सकते भाई मेरे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी को लेकर के पूछेंगे। हिंदी भाषा का विकास का स्वरूप बताइए या हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो भाई इसके तीन चरण है, पहला आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल में कौन सी भाषा भाई मेरे, मैंने बताया ना कि आदिकाल में अगर आप देखोगे तो अपभ्रंश है, डिंगल पिंगल इस प्रकार की भाषा है। मध्यकाल में कौन सी भाषा है, तो मध्यकाल में ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग था, अवधी भाषा का प्रयोग था, राजस्थानी भाषा का प्रयोग था। लेकिन जब आधुनिक काल आया तब कह सकते हैं कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में आधुनिक काल के समय कह सकते हो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ।
उस समय कह सकते हैं आधुनिक काल जिसको हम कह रहे हैं, उसी समय कह सकते हैं कि कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में कविताएं और गद्य की रचनाएं कह सकते हैं यहां पर शुरू हुई। उससे पहले ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक है, या पाली प्राकृत में, या कह लीजिए कि या अपभ्रंश भाषा में कह सकते हैं ज्यादातर गद्य का लेखन किया गया। लेकिन आधुनिक काल के समय भारतेंदु युग में कह सकते हो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और वहीं से कह सकते हैं हिंदी भाषा में साहित्यिक रचनाएं, उपन्यास, कविता, कहानी भाई मेरे हिंदी में लिखी जाने लगी भारतेंदु युग के बाद ही कह सकते हैं। और भारतेंदु ने ही कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया। और खड़ी बोली हिंदी में साहित्यिक रचनाओं करने का सबसे बड़ा योगदान किसका जाता है? भारतेंदु को जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, भाषा विज्ञान की परिभाषा बताओ तथा इसकी शाखाएं बताइए। यानी भाषा विज्ञान क्या है, याद रखिएगा, भाषा विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। देखिएगा, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा को, याद रखिएगा, भाषा विज्ञान पता किसे कहते हैं? जब भाषा को हम वैज्ञानिक रूप से, यानी वैज्ञानिक रूप से भाषा को समझते हैं, उसकी वस्तुनिष्ठता और उसका अध्ययन किया जाता है। यानी आप लोग कह सकते हैं भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी भाषा की शुरुआत कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा की संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, भाषा का प्रयोग कैसा है, भाषा में ध्वनियों का प्रयोग कैसे होता है। जब इसी को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है तो उसी को भाई मेरे क्या बोला जाता है? भाषा विज्ञान कहा जाता है। यानी जब भाषा को वैज्ञानिक रूप से, भाषा की शुरुआत कैसे हुई, भाषा की रचना कैसे है, भाषा का विकास कैसे हुआ, और भाई भाषा विज्ञान में ध्वनि है, ध्वनि तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भाषा में तो ध्वनि है, ध्वनि तो सब कुछ है। तो जब हम लोग इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं कि भाषा कैसे आई, कहां से आई, कैसे आगे बढ़ी, भाषा में ध्वनि क्या है, जब इसका वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंस की नजर से जब इसका अध्ययन किया जाता है उसी को भाई मेरे बोला जाता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या देखिएगा, अगर भाषा विज्ञान भाषा के संकेतों का अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं भाई, भाषा के जो संकेत हैं उनकी व्यवस्थाओं को स्टडी की जाती भाषा विज्ञान में। भाषा विज्ञान क्या है, मानव की भाषा का अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान, भाई भाषा तो बहुत कुछ है, अरे भाई जानवर की भाषा होती है, रेलगाड़ी की भाषा होती है, भाषा तो बहुत होती है ना भाई, आवाज तो बहुत सारी है दुनिया में। अगर आप लोग देखो ट्रेन की भी आवाज है, गाड़ी मोटर की भी आवाज है, लेकिन भाषा विज्ञान में कौन सी भाषा की बात है? मानव की भाषाओं का, मानव जो बोलता है, जो अपनी मुख से भाषा बोलता है, उस भाषा का अध्ययन ही कह सकते हैं भाषा विज्ञान में किया जाता है। वैसे तो भाषा भाई मेरे रेलगाड़ी की भी होती, चुप चुप निकलती है, जानवर भी भाषा बोलते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान में ना तो गाड़ी मोटर की भाषा है, ना तो कह सकते हो कि भाई मेरे जानवरों की भाषा है, बल्कि भाषा विज्ञान में क्या है, भाषा विज्ञान में मनुष्यों की भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान जो है भावनात्मक नहीं है, बल्कि भाषा को वैज्ञानिक रूप से जब उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसी को भाई बोलते हैं भाई रे भाषा विज्ञान। भाषा की शुरुआत कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा में ध्वनियां कैसे प्रयोग की जाती हैं, जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को भाषा विज्ञान कहते हैं। समझ गए? और किसकी भाषा है भाई मेरे? मनुष्यों के मुख से निकलने वाली जो भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? भाषा विज्ञान में किया जाता है। समझ गए? भाषा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो भाई भाषा विज्ञान की अगर बात करूं तो इसके और कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। भाषा विज्ञान में भाई मेरे मनोविज्ञान की बात, भाषा जो है मानसिक रूप से जुड़ी होती है, भाषा के तो हमारे दिमाग से, माइंड से जुड़ी है ना। भाषा जैसे भाषा विज्ञान में हम लोग यह भी देखते हैं कि भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा कैसे बोलते हैं, भाषा कैसे समझते हैं, इसको भी भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान में भाई समाज शास्त्र का भी देखा जाता है। भाषा विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि जो समाज है भाषा का प्रयोग कैसे करता है। भाई समाज में बोली भी होती है, उपभाषा भी होती है, सामाजिक भाषा होती है। तो भाषा विज्ञान में ये भी देखा जाता है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह भाषा का प्रयोग कैसे कर रही है, यह भाषा का प्रयोग कैसे करती है। भाषा विज्ञान में हम लोग भाई मानव शास्त्र की भी बात करते हैं। भाषा विज्ञान में देखते हैं कि भाषा जो है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाषा का जनजातियों पर या जो
अलग अलग जातियां हैं, उन पर भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा जो है मानव के समाज से, मानव के दिमाग से और मानव के सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई क्या भाषा है। जब इन चीजों का अध्ययन करते तो वही भाई मेरे भाषा विज्ञान है। भाषा जो है दर्शन से भी जुड़ी हुई भाषा विज्ञान। भाषा के जो अर्थ हैं, जो संकेत है, जो विचार हैं, इनका भी अध्ययन किसमें किया जाता है भाई, भाषा विज्ञान में किया जाता है। भाषा विज्ञान में साहित्य को देखते हैं। भाषा भाई क्या है, साहित्य का एक कलात्मक रूप है भाई। जो साहित्य लिखा जाता है भाषा में लिखा जाता है ना, तो भाषा विज्ञान यह भी समझने की प्रयास करता है कि कौन सी भाषा जो साहित्य को बेहतर समझ सकती है। भाषा विज्ञान में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं कि जो भाषा है, कौन सी भाषा, जैसे हमारी मातृभाषा होती है भाई ना, जो हम जन्म से बोलते हैं, मदर टंग जिसको बोलते हैं, तो मातृभाषा। दूसरी होती है, कई बार हम लोग भाई रोटी रोजगार नौकरी करने के लिए कोई अलग भाषा भी सीखते हैं, ठीक है। भाषा विज्ञान का इतिहास भी देखा जाता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ, समय समय पर भाषा कैसे बदली, भाषा में कब कब कौन कौन से परिवर्तन आए। भाषा विज्ञान में भाषा की शुरुआत से लेकर के भाषा के सभी प्रकारों का, या भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, या भाषा कैसे विकसित हुई, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, भाषा विज्ञान कहा जाता है। यानी भाषाओं को, भाषा का जब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, वही होता भाई मेरे भाषा विज्ञान। समझ गए। और भाषा किसकी, मनुष्यों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसमें हो रहा है भाई मेरे, भाषा विज्ञान में हो रहा है। उसी को कहते हैं भाई मेरे भाषा विज्ञान। क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या रहेगा, श्वान विज्ञान क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा, श्वान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बताइए, श्वान विज्ञान क्या है। तो देखिएगा श्वान विज्ञान क्या भाई, देखिएगा फोनेटिक्स इसको बोलते हैं। देखिएगा श्वान विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान में वह भाषा, जब हम भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करते, याद रखिएगा श्वान विज्ञान कहता है कि जब हम भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, उसी को श्वान विज्ञान कहा जाता है। क्या बोलोगे भाई, भाषा विज्ञान में जब हम लोग भाषा की ध्वनियों, भाषा में जो ध्वनि है भाई, आवाज है, जो टोन है, जब हम भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करते, ध्वनि कैसे निकलती है, ध्वनि कैसे बनती है, ध्वनि हमारे मुंह में से कैसे निकलती है, जब इसका अध्ययन किया जाता है, तब उसी को क्या कहा जाता भाई, श्वान विज्ञान कहा जाता। समझ गए, वही हमारा क्या है, वही श्वान विज्ञान है। समझ गए, यानी भाषा में ध्वनियों के अध्ययन को ही श्वान विज्ञान कहते हैं। इसको आसान भाषा में कैसे, श्वान विज्ञान यह बताता है कि ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं। यानी श्वान विज्ञान के जरिए हम लोग समझते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि कैसे मुंह से निकलती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, और ध्वनि कैसी होती है, कानों के द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि जो है वह कैसी होती है, वह कैसे मुंह से निकलती है, और ध्वनियां कैसे उत्पन्न की जाती हैं, जब इसी का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं भाई श्वान विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, श्वान विज्ञान का अध्ययन सभी भाषाओं की ध्वनियों के समान रूप से, श्वान विज्ञान में हम भाषा में जो ध्वनि है, और भैया भाई मेरे जो मनुष्य के मुख से जो ध्वनि निकल रहा है, उसी ध्वनि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, श्वान विज्ञान कहते हैं। मैंने बोला ना, और जैसे हम लोग हैं, जैसे भाई मेरे मुख से बहुत, जैसे मैंने बोला आ बा सा, तो मेरे मुख से आवाज निकल रही भाई ना, श्वान विज्ञान। और मुख से जो ध्वनियां निकलती है, उसका कोई ना कोई अर्थ भी तो निकलता भाई ना, कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने मुख से कोई ध्वनि निकाल रहा हूं, तो मेरे मुंह में से जो ध्वनियां निकल रही हैं, उसको अगर आप लोग देखोगे तो ध्वनि का कोई ना कोई भाई अर्थ होता ना। तो भाई मुंह में से तो ध्वनि निकले, लेकिन उसका कोई ना कोई भाई मेरे अर्थ निकलना जरूरी है, निरर्थक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अब गाड़ी मोटर की ध्वनि को श्वान विज्ञान नहीं कहते, गाड़ी तो जा रही, छुपुक छुपुक जा रही है, गाय भैंस चिल्ला रही हैं, वो श्वान विज्ञान नहीं है। ध्वनि तो बर्तन गिर जाए उससे भी ध्वनि निकल जाती है, तो भाई बर्तन टकटकाने से, गाड़ी की छुकछुकाने से, या कह सकते हो कि पक्षियों के चिल्लाने से यह ध्वनि नहीं है, बल्कि श्वान विज्ञान जो है, मनुष्य के मुख से जो ध्वनि निकल रही है, उन्हीं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, वही श्वान विज्ञान है। और भाषा में जितनी ध्वनियां हैं, उन सभी ध्वनियों पर कह सकते जो श्वान विज्ञान है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे हमारे मुख से हमारी जो वाग इंद्रियां है भाई मेरे, हम मुंह में से तो बोलते हैं, जैसे हम कई बार दांतों कोई ध्वनि, जैसे आप बोलोगे पा फा बा भा मा,
तो आपका मुंह का प्रयोग हो रहा ना, यानी मुंह में, यानी जब ध्वनियों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है कि भाई ध्वनि कहां से आती है, ध्वनि हमारे कानों में कैसे जाती है, मनुष्य ध्वनियों का प्रयोग क्यों कैसे करता है, और ध्वनियां जो निकलती हैं उसका सार्थक ध्वनि कैसे होती है, इसी को भाई मेरे श्वान विज्ञान कहते हैं। श्वान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? श्वान विज्ञान तीन प्रकार का है, तीन शाखा है। पहला भाई उच्चारण श्वान विज्ञान। अगर आप देखो ध्वनियों का भाई मेरे सबसे पहले उच्चारण ही तो किया जाता है श्वान विज्ञान में। श्वान विज्ञान यह भी बताता है कि जब हम ध्वनियों को बोलते हैं सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं। और ध्वनि कहां से निकलती है, ध्वनि के कौन कौन से अंग है? जैसे भाई ध्वनि हमारे जीभ से, हमारे होंठ से, हमारे तालु, अगर आप गला खोलोगे तो नीचे लटक रहा तालु, हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है ना भाई। जब हम लोग भाई कोई ध्वनि को बोलते हैं तो ध्वनि कहां से आ रही है? हमारे जीभ का प्रयोग होता है ध्वनि में, होठ का प्रयोग होता है, हमारे दांत का प्रयोग होता है, हमारा जो कंठ है, जो बाहर दिख रहा कंठ, इसका भी तो प्रयोग भाई ध्वनि में होता है। तो इसको बोलते हैं उच्चारण श्वान विज्ञान, ठीक है, जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं ना। जिसे मैं बोल रहा हूं का, खा, गा, घा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये तो सारे स्वर हो गए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, का, खा, गा, घा बोल रहा हूं। तो क्या है, मेरे मेरे मुंह में से जो ध्वनि निकल रही है भाई, कोई ध्वनि जीभ से, दांत से, होंठ से, कंठ से, तालु से निकल रही है, इसी को बोलते हैं भाई उच्चारणात्मक श्वान विज्ञान। जैसे का से, का उच्चारण करने से आवाज कंठ और जीभ से आ रही है, यह भी एक प्रकार का क्या है, उच्चारण श्वान विज्ञान है। अगला तो भाई मेरे भौतिक श्वान विज्ञान क्या है? ध्वनियों का जो अध्ययन किया जाता है, जिसे ध्वनियों में कोई कंपन है, तरंग है, आवृत्ति है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? भौतिक श्वान विज्ञान। जब ध्वनियों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, भाई ध्वनि में तरंग है, ध्वनि में आवृत्ति है, जैसे ध्वनि आती है रुक रुक के आ रही है, या लगातार ध्वनि बोली जा रही है, या ध्वनि में कंपन है, कंपन यानी कंपन होता है, इसका अध्ययन क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं भौतिक श्वान विज्ञान। जैसे मशीनों द्वारा ध्वनि का अध्ययन किया जाता है भाई मेरे भौतिक श्वान विज्ञान में। भाई मशीनें उसकी टेस्ट करती है, ध्वनि कैसी आ रही है, क्या ध्वनि में कंपन है, ठीक है। अगला होता श्रवणात्मक श्वान विज्ञान। ध्वनियों को जब हम कानों से सुनते हैं और दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं, यह है भाई मेरे श्रवणात्मक श्वान विज्ञान। यानी ध्वनियों को हम कैसे सुनते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, यह भी श्वान विज्ञान में समझा जाता है। यह बताता कि श्रोता तक ध्वनि कैसे पहुंचती है और सुनने वाले लोग ध्वनि को कैसे समझते हैं, इसको कहा जाता भाई श्रवणात्मक श्वान विज्ञान है। जब हम ध्वनि को सुन रहे हैं भाई मेरे, जब ध्वनि बोली जाती है तो उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है, समझ गए भाई। अगर कोई आवाज बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो भाई कान में तो आवाज जाएगा, तो उसको जब हम हमारे दिमाग में पहुंचती है तो उसको समझते हैं, इसको बोलते हैं श्रवणात्मक श्वान विज्ञान। तो श्वान विज्ञान क्या है? यानी ध्वनि है भाई, ध्वनि को ही श्वान बोला जाता है, और मनुष्यों के मुख से में से जो आवाज निकल रही है वही श्वान विज्ञान है, ठीक है। ध्वनियों का जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा रहा है वही श्वान विज्ञान है। इसमें हम मनुष्यों के मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसमें जो कंपन हो रहा है, और ध्वनि जो हमारे कानों तक पहुंच रही है भाई, हमारे कानों तक तो ध्वनि पहुंचती है ना, और हमारा दिमाग उसको समझता है और उसको हमें बताता है, यही श्वान विज्ञान है। श्वान विज्ञान का क्या महत्व है? श्वान विज्ञान हमको बताता कि ध्वनि का सही उच्चारण कैसे करो भाई, ध्वनि के उच्चारण को बताता है श्वान विज्ञान। भाषा की शिक्षा हमें देता है श्वान विज्ञान। भाषा में अगर कोई कमी है, भाषा की गलतियों को सुधारने में कौन सहायता करता है? श्वान विज्ञान करता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में तुलना में कौन सहायता करता है भाई मेरे? श्वान विज्ञान। तो श्वान विज्ञान क्या है? ध्वनियों का जब अध्ययन करते हैं उसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं? श्वान विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा, श्वान विज्ञान भाषा विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। श्वान विज्ञान में उच्चारणात्मक श्वान विज्ञान, भौतिक श्वान विज्ञान और श्रवणात्मक श्वान विज्ञान है। श्वान विज्ञान में भाषा की सभी ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। श्वान विज्ञान सभी ध्वनियों का संपूर्ण अध्ययन करने का संभव करता है। तो श्वान विज्ञान भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिएगा भाई मेरे, अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? स्वर और व्यंजन की परिभाषा और उसके भेद बताओ, क्योंकि स्वर और व्यंजन को लेकर के भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। देखिएगा भाई, स्वर किसे कहते हैं? देखिएगा, स्वर वह ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे बिना, भाई स्वर उसे कहते हैं जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो जो हवा है
बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकलती है, उसी को भाई मेरे स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं स्वर को बोलूंगा तो मेरे मुंह में से जो वायु है यानी जो हवा है, स्वर को बोलते समय हवा जो है मुंह में से जो हवा है बिना रुकावट के यानी बिना किसी अवरोध इसको मुंह से बाहर निकलती है, उसी को भाई मेरे स्वर कहते हैं। तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर को बोलते समय किसी दूसरे की मदद लेनी नहीं पड़ती है, वही स्वर है। स्वर को भाई लंबे समय तक बोला जा सकता है। स्वर कितने हैं? तो भाई मेरे स्वर 11 हैं। कितने स्वर हैं? स्वर 11 हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये टोटल कितने हैं? टोटल 11 हैं। ये स्वर बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वरों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं भाई मेरे। स्वर को आप लंबे समय तक बोल सकते हैं और 11 ये स्वर होते हैं, ठीक है। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोला जाता है। तो स्वरों की संख्या क्या भाई मेरे? 11 है। कौन कौन से स्वर हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये टोटल 11 स्वर हैं। तो स्वर कौन है कि भाई मेरे स्वर को जो हम बोलते हैं तो मुंह में से यानी मुख में से जो आवाज है बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जा रही है, उसी को स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो खास तौर से स्वर बता करूं तो यानी स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले भाई हरस्व स्वर। जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसको हरस्व स्वर कहते हैं। यानी जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता भाई हरस्व स्वर है। जैसे छोटा आ, छोटी ई और ऊ हरस्व स्वर है। अगला तो भाई दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको बोलते हैं भाई दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। इसको क्या कहते हैं भाई? दीर्घ स्वर है। एक होता भाई संयुक्त स्वर। तीसरा इसमें दे नहीं रखा, मैं बता देता हूं। 3 स्वर होते, 3 स्वर के प्रकार हैं। तीसरा कौन सा स्वर भाई? संयुक्त स्वर, जिसमें 2 स्वर एक साथ आ जाते हैं उसको बोलते हैं भाई संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब 2 मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्वर की कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और इनका उच्चारण स्वर कहां से बोले जाते हैं भाई? कई सारे स्वर हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ भाई गले के नीचे जो ऊपर देखो जो गला है, गले के बाहर आइए, वहां देखिए आपका है ना हल्का सा, उसको बोलते हैं कंठ। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? जैसे छोटा आ और बड़ा आ। तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी। होठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ और तालु से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ए, ऐ। और कंठ और होठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ए, औ। ये कौन से बोले जाते हैं? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कहां से है? जैसे भाई मेरे आपका जो पूरा गला, पूरा जो मुंह है ना, तो इसमें जो अगर जैसे एक आदमी है, ये आपको मान लीजिए मुंह है, ये मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं। ये मान लो हमारी जीभ है, ये दांत है, और हमारा यहाँ पर ये देखोगे ना, तो ये हमारा कंठ है, अंदर रहता है कंठ है, इसको बोलते हैं भाई कंठ। दूसरा है क्या? तालु। तालु जीभ के अंदर एक होता है तालु। होठ यहीं पर होता है, उसको पता है। इनका जब हम स्वरों को बोलते हैं तो ध्वनि इसी प्रकार से हमारे मुंह से निकल रही है। नासिका ध्वनियां क्या होती हैं भाई? नासिका देखो, अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? जब किसी स्वर को बोले तो जो हवा है वो नाक से निकलती है, उसी को कहते हैं नासिका ध्वनियां। जैसे अंग आ क्या है? ये नासिका ध्वनियां है, ठीक है। यानी जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो ध्वनि जो है वो हमारे नाक से निकल रही है, इसको कहते हैं भाई नासिका ध्वनियां। जैसे अंग ऊपर जो बिंदी नहीं लग जाती है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे नासिका ध्वनियां। जैसे आपको लिखना मुंह, तो ऊपर क्या अंग की बिंदी लगे, नासिका ध्वनि है। जैसे आपको लिखना आंसू, क्या लिखते हो? आंसू ऐसे लिखते हो ना, ऊपर बिंदी लगाते हो, तो ऊपर जो बिंदी लगा रहे हैं इसी को बोलते हैं भाई मेरे नासिका ध्वनियां। यानी जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करें और जो हवा है वो हमारे नाक से निकल रही है। कहां से निकलती है भाई? नाक में से निकल रही है, उसी को कहते हैं भाई मेरे नासिका ध्वनियां। अगला भाई व्यंजन क्या होते हैं? देखिएगा, व्यंजन वह हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख में से किसी न किसी स्थान पर रुकावट करके निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। स्वरों की सहायता से जो वो शब्द बोले जाते हैं उनको व्यंजन बोलते हैं भाई। व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, क्या है? स्वरों की सहायता से
जिन वर्णों को बोला जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे बोलते व्यंजन। और व्यंजन कितने भाई मेरे? 33 व्यंजन है खासतौर से, जैसे का खा गा घाड़ा, चा छा जा झाड़ा, टा ठा दा ढाड़ा, पा फा बा भा मा, या रा लावा। इस जितने क्या है, ये सारे भाई मेरे व्यंजन है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, और व्यंजनों को बोलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से व्यंजन है? जैसे का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा श है श। इतना लिखना पड़ेगा। ये सारे व्यंजन है, लिख देना जो मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। इन नोट्स में तो नहीं लिखा है पूरा, बट आप लोग पेपर में भैया मेरे जरूर लिख देना, सारे लिख देना, काखा से ज्ञानी तक लिख देना। व्यंजन में पूछे पूरा टेबल बना के भर देना, काखा गाघा, काखा गाघा, चाचा जा झना, टाटा डाडा ना, पापा बाबा माँ, ये पूरे व्यंजन लिख देने हैं, सारे व्यंजन, ठीक है। और व्यंजनों की खासियत क्या है? व्यंजन भाई मेरे स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वह ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से जो हवा है रुक करके निकलती है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती है, उनको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन के भेद कितना है भाई? व्यंजन कहां कहां से बोले जाते हैं? अगर आप देखोगे, जैसे आपका मुंह है ना, तो भाई कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? जैसे का खा गा घा ड़ा, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तालु से, तालब से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? जैसे चा छा जा झाणा, ये तालुब से मूर्धा, टा ठा डा ढाणा। दांत से ता था दा धा ना, और होठों से क्या बोला जाता है भाई मेरे? होठ से पा फा बा भा मा। तो ये सारे व्यंजन है, ठीक है। जिसे अगर आप देखोगे एग्जाम में भाई मेरे एक डायग्राम बना लेना, ऐसे मुंह बनाना, आंख बनाया, मैंने बनाया, आंख बनाया, नाक बनाया, ठीक है, नाक बन गई। और यहां पर बनाओ एक भाई बड़ा सा मुंह, और बड़े से मुंह में एक बनाओ जीभ, जीभ के नीचे हल्का सा लटकता रहता है, और यहां पर बनाइए दांत, और यहां पर फिर पूरा होंठ, अरे फिर एक गला है, इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। और यहां पर लिखो दांत है, होंठ है, कंठ है, लिख दो। और फिर यहां बताना है ना कंठ से क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन से व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं? जैसे का खा गा घा ड़ा, का खा गा घा ड़ा। फिर तालु से कौन कौन से? ता चा छा जा झाणा। मूर्धा से कौन कौन से? टा ठा डा ढाणा। दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं? ता था दा धा ना। होठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? पा फा बा भा मा। ये सारे भाई मेरे होठ से मुंह से बोले जाते हैं। और डायग्राम में इस प्रकार का पूरा जबड़ा बना दो, पूरा खुला मुंह बना दो यार। एक काम करना, तुम इस प्रकार का मुंह बनाओ, पेपर में नंबर ज्यादा मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं, समझ गए? नंबर भी तो लेना है, पूरा एक में यही छाप देना, एक पन्ने पे पूरा डायग्राम में छाप देना तुम, ठीक है। ऐसे बनाओ, बड़ा सा मुंह बनाओ, ऐसे बनाओ, बड़ा सा मुंह बनाओ, इस जीभ बनाओ, पूरा ऐसे जीभ बनाइए। और यहाँ दांत वात बना दो, लिख दो यहाँ दांत है, जीभ है, फलाना है, ये आंख है, एक या नीचे थोड़ा कंठ बनाना जरूरी है, यहाँ यहाँ कंठ बता दो, यहाँ तालु है, मूर्ध, ये दांत है, जीभ है, और इनको जब बोलते हैं इन्हीं से आवाज निकल रही है। ऐसा पूरा डायग्राम एक बना दीजिएगा। और कंठ से क्या क्या बोला जाता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से। तो ये पूरा बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये आएगा ही आएगा, व्यंजन आते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? का से पा वर्ग वाले जो व्यंजन, उसको भाई स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, यानी हमारे मुंह में से किसी न किसी पार्ट को छू रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जैसे यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। और उष्मा व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है, टाइम लगता है, शक्ति लगती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? उष्मा व्यंजन। सा हा, इनको उष्मा व्यंजन बोला जाता है। घोष के आधार पर कौन कौन से व्यंजन है? घोष कौन? जैसे घोष व्यंजन है, गा, गा है, जा है, ढा है, दा बा है। अघोष क्या है? का चा टा धा। नासिका व्यंजन कौन कौन से हैं? तो नासिका व्यंजन जिसमें बिंदी लगी हुई है, रा, ढा, ना, मा। अनुनासिका व्यंजन क्या? सा हा सा। तो भाई व्यंजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजन के भेद बताइए, क्योंकि व्यंजन जो है वो एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और जो मैंने डायग्राम बताया कि भाई पूरा मुंह बना दो, पूरा मुंह बना दीजिए, और उसमें बता दो ये दांत है, ये जीभ है, होंठ है, तालु है, कंठ है, बनाइए। और फिर नीचे लिखो कि कंठ में से कौन कौन सा व्यंजन निकल रहा है, दांत में से कौन दांत निकलते, पाफा बाभा मां बोलो,
होठ में से निकल, होठ का प्रयोग इनमें हो रहा है। तो इस प्रकार से उसको डायग्राम को छापो, तभी आपको नंबर एग्जाम में बढ़िया मिलेगा, समझ गए? और छाप के जरूर आइएगा, ठीक है? ओके, चलिए अगला बताते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं भाई मेरे, स्वनिम, स्वनिम विज्ञान क्या है? देखिएगा, स्वनिम विज्ञान की परिभाषा और विशेषता बताइए। स्वनिम विज्ञान क्या है? स्वनिम भी इंपॉर्टेंट है भाई। स्वनिम विज्ञान क्या है? तो स्वनिम देखिएगा, भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें भाषा की सार्थक ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते भाई स्वनिम विज्ञान। तो भाई ध्वनि तो बहुत है ना, तो स्वनिम विज्ञान क्या है? जब भाषा की सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ध्वनि मैंने बोला है, जैसे जैसे अगर बोलो भाषा की कौन सी ध्वनि भाई? सार्थक ध्वनि। जैसे पेड़ जो है ना, पेड़ एक सार्थक ध्वनि है, राम एक सार्थक ध्वनि है, खेड़, जैसे मैंने शब्द बोला खेड़, खेड़ कोई शब्द नहीं ना, तो खेड़ जो है वो कोई सार्थक ध्वनि नहीं है। तो स्वनिम विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान में, यानी जब हम सार्थक ध्वनि, यानी जिसका भाई कोई ना कोई अर्थ निकले, उसको बोलते भाई मेरे सार्थक ध्वनि। जब सार्थक ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में, वो ये भाई मेरे स्वनिम विज्ञान। स्वनिम में न्यूनतम ध्वन्यात्मक इकाई के बदलने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भाई उन्हीं ध्वनियों का अध्ययन स्वनिम विज्ञान में किया जाता है जो ध्वनियां कोई ना कोई अर्थ देती हैं। जैसे मैंने पेड़ बोला, तो भाई पेड़ कुछ ना कुछ होता है ना, पेड़ का कोई कोई तो मतलब है ना, पेड़ कोई निरर्थक नहीं, सार्थक है भाई, पेड़ होता है, कार होती है, राम है, सुरेश है, दिनेश है, महेश है, ठीक है? जैसे कार के सामने कोई दूसरा शब्द लाओ, छार, तार, तार तो शब्द हो जाएगा, तार तो समर्थक, यानी जैसे छार बोला ना, तो कहने का मतलब है कि स्वनिम विज्ञान वह है, तो बोला जाता है कि जब भाषा में ध्वनियों का सार्थक अध्ययन करते, सार्थक ध्वनियां, सार्थक ध्वनि क्या है भाई? जिस ध्वनि को बोलो, जिस शब्द को बोलो, उसका कोई ना कोई मतलब होना जरूरी है, वो ये सार्थक ध्वनि। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बोला कल, कल एक सार्थक ध्वनि है, लेकिन खल कोई सार्थक ध्वनि नहीं है। जिसे मल है, बाल है, ये सारी क्या सार्थक ध्वनियां है। जिसे का से खा तक और बा से मा तक बदलने से अर्थ बदल गया, अतः ये भिन्न स्वनिम है। स्वनिम विज्ञान में अर्थ के संदर्भ में देखा भाई, वही वही ध्वनि इंपॉर्टेंट है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। ध्वनि तो बहुत है ना, ध्वनि पल है, पल भी तो एक प्रकार की ध्वनि, लेकिन पल को कुछ और कर दो, पर कर दो, तो वही। तो स्वनिम विज्ञान में हम वो करते भाई, जो ध्वनि है वो कैसी ध्वनि चाहिए? अर्थ देने वाली ध्वनि हो। कुछ भी बोलो तो उसका जो अर्थ निकल रहा है वही स्वनिम विज्ञान है, ठीक है? स्वनिम विज्ञान की विशेषता क्या देखेगा? सार्थक ध्वनियों का अध्ययन भाई स्वनिम विज्ञान में किया, केवल वही ध्वनि का अध्ययन किया जाता है जो अर्थ देती हैं। निरर्थक ध्वनियों का अध्ययन स्वनिम विज्ञान में नहीं करते हैं। यानी ध्वनि वही है जो कोई ना कोई अर्थ बताती हो, उसी को स्वनिम विज्ञान कहा जाता है, ठीक है? ये स्वनिम विज्ञान है। जैसे भाई मैं बोलता हूं पेड़, पेड़ कोई उनको पेड़ है या पेड़ है, डाल है, ठीक है, कार है, मोटर है, बस है, जो मैं बोल रहा हूं ना, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, ये तो सार्थक ध्वनियां हैं। तो सार्थक ध्वनियों के अध्ययन जब किया जाता वही भाई स्वनिम विज्ञान है। दूसरा, न्यूनतम इकाई का अध्ययन करते हैं। स्वनिम विज्ञान में सबसे छोटी जो ध्वनि है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए भाई, यानी छोटे जो ध्वनि है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। इसका जब अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते भाई, क्या बोलते भाई मेरे? स्वनिम विज्ञान, या ठीक है? भाषा विशेष अध्ययन है स्वनिम। स्वनिम विज्ञान में भाषा का विशेष अध्ययन होता, भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वनिम विज्ञान में एक भाषा का स्वनिम दूसरी भाषा से भिन्न हो सकता है। भाई स्वनिम विज्ञान कहता है कि एक भाषा जो है, एक शब्द दूसरे शब्द से बिल्कुल अलग हो सकता है, एक ध्वनि जो है वो दूसरी ध्वनि से बिल्कुल डिफरेंट होती। कौन कहता है? ये स्वनिम विज्ञान कहता है कि एक जो ध्वनि है वो भाई मेरे दूसरी ध्वनि से डिफरेंट हो सकती है, उसका अर्थ भी बदल जाएगा। यानी अगर ध्वनि बदल गई तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला पल, पल क्या है? पल एक ध्वनि है, लेकिन सार्थक हम लोग बोलते हैं भाई पल, पल तो एक शब्द है ना, क्षण जिसको बोलते हैं पल, लेकिन पल की जगह पल की जगह पा को रखें, कुछ और इसके सामने लिख दें, तो उसको वो तो सार्थक ध्वनि नहीं बनेगी। यानी कहने का मतलब कि ध्वनि बदलने से अर्थ बदल जाता है। ये कौन कह रहा है भाई? स्वनिम विज्ञान यही कहता है कि ध्वनि अगर आपने बदल दी तो अर्थ उसका चेंज हो जाएगा। यही स्वनिम विज्ञान यही कह रहा है। रचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है?
स्वनिम विज्ञान जो है ये भाषा की व्यवस्था की बात करता है, ध्वनियों की व्यवस्था कैसी है कि भाई अगर ध्वनि बदल दिया तो अर्थ बदल जाएगा, यही स्वनिम विज्ञान है। ध्वनियां तो बहुत सारी हैं भाई मेरे ना, लेकिन अगर आपने अर्थ चेंज किया, अगर आप अर्थ बदलोगे तो ध्वनि बदली तो अर्थ बदल जाएगा। स्वनिम विज्ञान और उपस्वान क्या है? एक ही स्वनिम के विभिन्न उच्चारण हो सकते हैं, जिसे अर्थ अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, कई बार होता है, जैसे ना जिसे का उच्चारण करें। स्वनिम विज्ञान की विशेषता क्या भाई देखेगा, स्वनिम विज्ञान में ध्वनियों का उच्चारण और उनके रूपों का अध्ययन किया जाता है। स्वनिम विज्ञान ध्वनियों को अर्थ देने वाली मानता है, यानी स्वनिम विज्ञान कहता है कि भाई अगर ध्वनि बदली तो अर्थ बदल जाएगा। और स्वनिम विज्ञान क्या कहता है भाई, सार्थक ध्वनियों का अध्ययन ही स्वनिम विज्ञान में किया जाता है। स्वनिम विज्ञान की भाषा में बड़ी सहायता, भाषा विज्ञान में भाषा की ध्वनि प्रणाली को समझने में स्वनिम विज्ञान सहायता करता है। भाई भाषा का सिस्टम कैसा है, भाषा की प्रणाली कैसा है, इसको समझने में क्या करता है भाई, स्वनिम विज्ञान हमारी सहायता करता है। स्वनिम विज्ञान आपकी बर्तनी गलतियों को सही करने में मदद करता है। स्वनिम विज्ञान से आपका उच्चारण सही हो सकता है। स्वनिम विज्ञान भाषा शिक्षण में बहुत ज्यादा उपयोगी है। स्वनिम विज्ञान जो है भाषा की रचना को समझने में मदद करता है। भाई भाषा का रचना कैसे की गई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, भाषा को समझने में मदद कौन करता है भाई, स्वनिम विज्ञान करता है। भाषा को समझने में सबसे ज्यादा हमारी हेल्प कौन करता है, स्वनिम विज्ञान करता है। भाषा का सही उच्चारण करने में कौन, भाषा का भाई सही उच्चारण हो, स्वनिम विज्ञान बताता ना, तभी तो कह रहा भाई अगर आपने ध्वनि बदली तो शब्द अर्थ बदल जाएगा। स्वनिम विज्ञान जो है भाषा के लेखन में बहुत, भाषा के लेखन में जो गलतियां होती हैं स्वनिम विज्ञान के कारण वो सही हो जाती हैं। एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना भाई स्वनिम विज्ञान ही करता है ना, कि एक भाषा की जो ध्वनि है वो दूसरी भाषा की ध्वनि से कैसे अलग है, इसका अध्ययन भी हम लोग किसमें करते हैं, स्वनिम विज्ञान में करते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखोगे भाई मेरे, स्वनिम विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है और स्वनिम विज्ञान भाषा यानी ध्वनि को अर्थ प्रदान करने वाली मानता है। स्वनिम विज्ञान मानता है कि ध्वनि बदल जाने से अर्थ बदल जाएगा और ध्वनियों की जो ध्वनि है उसकी सार्थक ध्वनियों का अध्ययन ही क्या है भाई मेरे, स्वनिम विज्ञान है। तो भाई मेरे किसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं ना तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखिए, फिर सारे पॉइंट लिखिए और लास्ट में हम लोगों को निष्कर्ष लिखना रहता है। इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त मतलब समझते हो भाई, जब दो जुड़ जाते हैं उसको तो बोलते हैं संयुक्त ना, दो जोड़ दिए। संयुक्त वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार बताइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिएगा, संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वह उपवाक्य सामुच्य बोध अव्यय यानी जैसे और, तथा, या, लेकिन आवाज से जुड़ते हैं। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, किसी उपवाक्य में दूसरे पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, संयुक्त यानी जिसमें दो वाक्य जुड़े हैं। जैसे राम पढ़ता है, श्याम लिखता है, मैं घर जाता हूं, भोजन बनाता हूं, यानी वह आया लेकिन रुका नहीं, ये संयुक्त वाक्य हैं। यानी जिसमें दो वाक्यों को जोड़ दिया, यानी दो स्वतंत्र वाक्यों को जब हम जोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं भाई संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी जुड़े हुए, जैसे मैंने बोला ना कि राम घर आया था लेकिन बाद में चला गया, तो दो जोड़ दिए ना। जैसे मैं बोलता हूं कल मेरा एग्जाम है इसलिए मैं आज पढ़ रहा हूं, क्या है, यही संयुक्त वाक्य है जिसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं। आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो दो वाक्य जोड़ दिए ना, यही भाई संयुक्त वाक्य यही है जिसमें दो वाक्य यानी दो बातें मिक्स कर दो भाई मेरे। जैसे बोलते नहीं है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, क्या है, दो बात जोड़ दी ना, यही बोलते भाई संयुक्त वाक्य है। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, दो वाक्य जुड़ गए ना, तो यही संयुक्त वाक्य है। जब हम दो वाक्यों को या दो बातों को जोड़ दें, जिसे दो बातें हुई थी, दोनों बातों को एक ही लाइन में कह दो भैया मेरे, यही संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो संयुक्त वाक्य को सामुच्य बोधक अव्यय के आधार पर तीन प्रकार से, सामुच्य बोधक अव्यय एग्जाम में बहुत आता है, लेकिन
संयुक्त वाक्य को ही बोलते भाई सामुच्चयवादक, सामुच्चय बोधक अव्यय। और सामुच्चय बोधक जो है एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देखिएगा, जो संयुक्त वाक्य, संयोजक संयुक्त वाक्य क्या है? जैसे जिस संयुक्त वाक्य में तथा जुड़ा होता है वो क्या है भाई? संयोजक संयुक्त वाक्य है। जैसे सीता गाती है और सीता गाती है और गीता नाचती है, ये क्या है? संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक यानी संयोजन कर दिया गया ना। जैसे मैंने बोला भाई मेरे सीता गाती है, गीता नाचती है, कैसा वाक्य है? संयोजक संयुक्त वाक्य है, जिसमें और आ जा रहा है। अगला वैकल्पिक संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें या अथवा जुड़ा होते हैं। जैसे तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, तुम खाना खाओगे या घर जाओगे, तुम एग्जाम दोगे या छुट्टी लोगे। ये कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसको वैकल्पिक संयुक्त वाक्य है भाई मेरे। अगला विरोधात्मक संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें लेकिन, परंतु, किंतु जुड़े होते हैं, विरोध होता है। जिसे मैंने बोला ना, वह मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता है, वह घर जाता है लेकिन कोई नहीं मिलता है, वह काम करता है लेकिन पैसे नहीं पाता है। ये क्या है? ये विरोधात्मक संयुक्त वाक्य हैं, इसमें विरोध है एक दूसरे का। परिणामात्मक संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें इसलिए, जिस संयुक्त वाक्य में इसलिए और फलता आता है। जैसे बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। ये क्या है? ये किस प्रकार का संयुक्त वाक्य है? परिणामात्मक संयुक्त वाक्य है। अगला भाई क्या होता है? व्योतरिक संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में यद्यपि या तथा आते हैं। जैसे वह बहुत बीमार था फिर भी स्कूल गया, वह गाना गा रहा था फिर भी नहीं आया। ये क्या है भाई मेरे? व्योतरिक संयुक्त वाक्य। अगला संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या है? कि जब दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं, स्वतंत्र शब्दों को, वो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य भाई सामुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है इसमें। सामुच्चय बोधक जब पूछेगा तो संयुक्त वाक्य ही बताना पड़ेगा। और संयुक्त वाक्य में भाई मेरे दो स्वतंत्र वाक्यों को जब जोड़ दिया जाता है, यही संयुक्त वाक्य है। यानी संयुक्त वाक्य में दो बातें जुड़ी हुई होती हैं, यही संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं खाना खाता हूं क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कल मेरा एग्जाम है इसलिए मैं आज पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये सारे संयुक्त वाक्य हैं भाई मेरे, जिसमें दो वाक्य जुड़ गए हैं भैया मेरे, वही संयुक्त वाक्य जिसमें दो को जोड़ दिया है, यही संयुक्त वाक्य होते हैं। समझ गए? इसी को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और ये जरूर आता है संयुक्त वाक्य, या तो आपके एग्जाम में मिलेगा या तो आपको एग्जाम में सामुच्चय बोधक। जितने मैं बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एग्जाम में पहले आए हुए हैं, याद रखिएगा। और जो मैं करवा रहा हूं इनको जरूर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में 8 में से 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 करने ही करने हैं। ठीक है, जो बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अर्थ विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा और संकेत ग्रह बताओ। दो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है, एक तो भाई मेरे अर्थ विज्ञान पूछा जा सकता है या संकेत ग्रह पूछे जा सकते हैं। तो अर्थ विज्ञान क्या है? देखिएगा, अर्थ विज्ञान किसे कहते हैं? अर्थ विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शब्द, अर्थ, वाक्य, यानी जब हम शब्द, पद और वाक्यों के अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वही है भाई मेरे अर्थ विज्ञान। यानी जब हम शब्द का, पद का, वाक्य का, इनके अर्थों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही अर्थ विज्ञान है। यानी कोई शब्द है, कोई सेंटेंस है भाई, उसका कोई न कोई अर्थों का अर्थ निकले, उसी को बोलते भाई मेरे अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान क्या है? अर्थ, शब्दों का अर्थ कैसे बनता है, अर्थ विज्ञान बताता है। कोई भी शब्द है ना, उसका कोई ना कोई भाई मतलब होता है ना, कोई ना कोई अर्थ होता। अर्थ मतलब जिसे हम बोलते ना, जिसे मैंने बोला कार है भाई, कार का कुछ ना कुछ तो मतलब है, कार चीज होती है, मनुष्य होता है। तो यानी अर्थ विज्ञान बताता कि शब्दों का अर्थ कैसे निकलता है। अर्थ विज्ञान बताता कि भाई अर्थ में अर्थ परिवर्तन क्यों होता है, अर्थ बार बार बदलता है, किसी संदर्भ में अर्थ कैसे बदल जाता है, ये कौन बताता है? अर्थ विज्ञान बताता है। यानी भाषा में जब हम किसी अर्थ की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है, उसी को क्या बताते भाई? अर्थ विज्ञान कहा जाता है। जिसे हम बोलते हैं ना राम घर जाता है, भाई एक अर्थ निकल रहा है ना कि राम घर जा रहा है। कई बार हम किसी संदर्भ में बोलते हैं कि वह आज बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, यानी आपने बताया कि वो बीमार था आज, इसलिए एक अर्थ निकल रहा है ना।
इसी को कहते हैं भाई मेरे अर्थ विज्ञान। यानी अर्थ विज्ञान जो है वो अर्थ की बात करता है कि किसी शब्दों का अर्थ कैसे निकलता है, या कोई शब्द जो है वो अर्थ कैसे देता है, यानी जो शब्द हैं, जो पद हैं, जो वाक्य हैं, उनका अर्थों का अध्ययन कैसे किया जाता है, यही अर्थ विज्ञान है। और अर्थ विज्ञान बताता है शब्दों का अर्थ कैसे बनता है, या शब्दों का अर्थ कैसे बना भाई हर। और भाई मेरे जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द भी यूज में नहीं होता ना। जैसे कोई भी शब्द ले लो, हर शब्द का भाई मेरे कोई ना कोई अर्थ है। जैसे राम है, श्याम है, कप है, गिलास है, कटोरी है, पेड़ है, तावा है, चिमटा है, क्या है, मोबाइल है, फोन है, टीवी है। भाई इन सब चीजों का कोई ना कोई अर्थ है ना। और अगर आप देखोगे, अगर आपने शब्द बदला तो भाई मेरे अर्थ बदल जाएगा। ये अर्थ विज्ञान कहता है कि शब्द बदलने से, ध्वनियों को बदलने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ये कौन बताता है? अर्थ विज्ञान बताता है। और भाई मेरे जिस शब्द का या जिस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है, न तो शब्द उसको माना जाता है, न उसको कोई ध्वनि मानता है। तो अर्थ विज्ञान का इतना महत्व है। अर्थ विज्ञान हमें बताता कि किसी चीज को हम जब कह रहे हैं तो उसका अर्थ भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? यही क्या बताता भाई, अर्थ विज्ञान बताता है। संकेत ग्रह क्या है? तो संकेत ग्रह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रोता या पाठक किसी भाषा का संकेत, यानी जब भाई हमें कोई बात कोई संकेत में कहता है उसको हम समझ जाते हैं, यही भाई मेरे संकेत ग्रह। जैसे कई बार आपको किसी ने इशारे में कोई बात बताई है, या आपको थोड़ा इशारा कर दिया, यही संकेत ग्रह है। जब हम किसी शब्द को या वाक्य को सुन करके या पढ़ करके उसका अर्थ समझ लेते हैं। भाई आपने कोई चीज पढ़ी और आपने कोई चीज सुनी और उसका अर्थ अगर आपको पता चल गया, यही संकेत ग्रह है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या जब हम किसी चीज को सुनते हैं, जब हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, यही संकेत ग्रह है। भाई किसी कहानी को पढ़ा, किसी कविता को पढ़ा तो आपने उसका अर्थ जान लिया, यही संकेत ग्रह है। जैसे हम जल शब्द सुनते ही हमें पानी का बोध हो जाता है, संकेत ग्रह है। जैसे कोई बताए मित्र, तो आपको पता है भाई दोस्त की बात हो रही ना। आग का नाम सुनते ही हमको जलन और गर्मी महसूस होती है, संकेत ग्रह है। यानी अगर आप शब्द का नाम सुन रहे हैं तो आपको उससे तुरंत आइडिया हो जा रहा है, उसको, यही संकेत ग्रह है। संकेत ग्रह के कौन कौन से साधन हैं? संकेत ग्रह के भाई कुछ साधन के माध्यम भी होते हैं, देखेगा। संकेत ग्रह जैसे शब्द, यानी शब्द का अर्थ का मुख्य साधन संकेत। जैसे आपने कोई एक शब्द है, पुस्तक है, वृक्ष है, घर है, तो भाई इसको जब आप पढ़ोगे तो आप कोई ना कोई अर्थ निकलेगा ना। कई बार कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे किसी ने बोला भाई कल, यानी बीता हुआ हो सकता है या आने वाला, इस आधार पर निर्भर करता ना, तो इसको समझना पड़ेगा। कई बार स्थिति के आधार पर भाई संकेत बदल जाता है। बोलने सुनने की स्थिति अलग हो सकती है। जैसे चेतावनी में कई बार बोलता ना, अरे रुको, क्या, तो कई बार हमें जो संकेत है वो कई प्रकार से हम लोग उसको समझते हैं। हाव भाव का संकेत होता ना, जैसे कई बार चेहरे के बातों को हम बिना बोले समझ जाते हैं। कई बार किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है, किसी के चेहरे पे भैया 12 बजा हुआ है, किसी के चेहरे पर हंसी है, किसी के चेहरे पर गम है, तो हम इसको भी समझ जाते हैं ना। तो ये भी क्या एक प्रकार का संकेत है। देखते नहीं भाई मेरे, अगर हमसे कोई नाराज है तो हमें पता चल जाता ना। हम लोग बोलते ना भाई काहे मुंह फुलाए बैठे हो, तो क्या है, यही तो एक प्रकार का संकेत है भाई, कि आप हाव भाव को भी समझ जा रहे हो, ये संकेत है। ये इसी को बोलते भाई संकेत ग्रह है। सांस्कृतिक ज्ञान भी संकेत ग्रह को, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उनको देख करके जान लेते हैं, यही प्रकार का संकेत ग्रह है। जैसे दिवाली आती तो हमको पता भाई रोशनी आती है, प्रकाश है, दीप है। जैसे होली आती, जैसे भाई बात करेंगे होली आ गई तो सबको पता है भाई रंग खेलना है, रंग डालना, बुरा न मानो होली है। तो एक प्रकार का संकेत ग्रह है। संकेत ग्रह का क्या महत्व है? भाषा के विचार को सफल कौन बनाता? संकेत ग्रह बनाता है। अर्थ सही अर्थ कौन बताता? संकेत ग्रह बताता है। समझ गए? भाषा शिक्षण में और पढ़ाने में संकेत ग्रह का कह सकते हैं बहुत ज्यादा महत्व है। और भाषा विज्ञान में अर्थ को समझने के लिए संकेत ग्रह जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई संकेत ग्रह और अर्थ विज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में अर्थ विज्ञान या संकेत ग्रह जो है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हिंदी की बोलियां, यानी जो हिंदी बोली जाती है वो कई प्रकार की हिंदी बोली जाती है, आपको पता होगा ना भाई। अगर आप लोग देखोगे, जैसे उत्तर भारत में अलग हिंदी बोली जाती है, मुंबई में अलग हिंदी बोली जाती है,
बिहार में अलग हिंदी बोली जाती है। तो हमारे देश में जो हिंदी बोली जा रही है वह भी अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है, आप सबको पता ही होगा। तो कौन कौन सी हिंदी है? एक तो है भाई मेरे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो हम बात करेंगे हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। तो बोली वह रूप है जो किसी भाषा के विशेष इलाके में बोला जाता है, वही होता है भाई बोली, जो मानक भाषा से कुछ अलग है। हिंदी भाषा जो है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो हिंदी जो है वो तीन प्रकार से, जिसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, तीन प्रकार की हिंदी है। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और क्या भाई मेरे पश्चिमी हिंदी है। तीन हिंदी है। कई बार एग्जाम में आपसे आएगा पूर्वी हिंदी बताओ, पश्चिमी हिंदी बताओ या राजस्थानी हिंदी। और हिंदी की बोलियां, तो भाई मेरे पूर्वी हिंदी क्या देखेगा, पूर्वी हिंदी इसको बोलते हैं। पूर्वी भारत में यानी उत्तर भारत में जो हिंदी बोली जाती है पूरब के इलाके में, वही पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में बहुत ज्यादा कोमलता के शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा सरल बोला जाता है, भक्ति साहित्य है। अवधी भाषा और बघेली भाषा, याद रखिएगा, अवधी भाषा और बघेली भाषा जो है यह पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? तो भाई मेरे सबसे पहले अवधी है जो है पूर्वी हिंदी में आती है, जो कि अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर में। दूसरा अगर बात करें अवधी की बात करेंगे तो रामचरितमानस तुलसीदास ने इसको लिखा है। दूसरा जो है पूर्वी हिंदी की जो बोली है भाई मेरे बघेली। तो बघेली कहां पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो रीवा और सतना में बोली जाती है। ये खास तौर से सरल और ग्रामीण भाषा है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली क्या? छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया कहां बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में। लोक साहित्य भी इसमें लिखा गया है, स्वतंत्र पहचान है। ये है भाई मेरे कौन सी? पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी है। अगला भाई मेरे पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिम भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसको बोलते हैं भाई मेरे पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी है? साहित्यिक और आधुनिक हिंदी का आधार पश्चिमी हिंदी है। तो पश्चिमी हिंदी की अगर आप बात करेंगे, यहां पर व्याकरण बहुत है और खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली। तो भाई मेरे पश्चिमी हिंदी में पहली भाषा कौन है? खड़ी बोली। जो कि खड़ी बोली कहां बोली जाती है? जो हम जिसको हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं वही खड़ी बोली है। मेरठ, दिल्ली और सहारनपुर में भाई मेरे देखोगे तो खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी का मानक आधार है। और यही हिंदी भाई मीडिया में, प्रशासन में, सब कुछ। जब पश्चिमी हिंदी में भाई अगली भाषा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भाई मेरे मथुरा, आगरा, वृंदावन में बोली जाती है। और ब्रज भाषा में कृष्ण की भक्ति के साहित्यिक रचनाएं की गई। सूरदास भाई मेरे ब्रज भाषा में लिखते थे। और अगली भाई मेरे जो हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, वो कन्नौजी है। कन्नौजी भाई मेरे कन्नौज और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ब्रज और अवधी के बाद यह बोली जाने वाली बड़ी भाषा कन्नौजी है। अगली भाई मेरे बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के रीजन में झांसी में बोली और अरोछा में बोली जाने वाली बुंदेली है। बुंदेली भाषा में वीर रस की कविताएं खूब लिखी गई हैं। अगला भाई मेरे हरियाणवी, बांगरू इसको बोलते हैं। यह भी कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की बोली हरियाणवी, ठीक है। तो हरियाणवी खास तौर से हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हरियाणवी। ये कठोर उच्चारण इसमें होते हैं। इसमें नाट्य, शास्त्र और गीतों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे सबसे पहले पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सारी किस्में आती भाई मेरे पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो हिंदी की बोलियां आपको एग्जाम में जरूर आएगा। या तो भाई मेरे आपको एग्जाम में लोग पूछेंगे कि पश्चिमी हिंदी बताओ या पूर्वी हिंदी बताओ, क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है। और इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? हिंदी की बोलियां उसकी भाषाई विविधता को बताती कि हिंदी कितनी बड़ी है। भाई हमारे देश में हिंदी अलग अलग प्रकार से जो बोली जा रही है। भाई बिहार में अगर आप देखोगे, एक तो होता भाई मेरे बिहारी, बिहार में भी हिंदी का अलग रूप है, जिसे मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहार में बोली जाती है। यह भी हिंदी के एक बहुत बड़ा आधार है। तो बिहार में अगर आप देखोगे तो वहां पर कौन कौन सी हिंदी बोली जा रही है? जैसे मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। यह भी हिंदी की बोलियां भाई मेरे लिख दीजिएगा। मैथिली, मगही और भोजपुरी यह भी हिंदी की ही बोलियां हैं। राजस्थानी, यह भी हिंदी की ये बोली है। तो राजस्थानी जो है
ये भी भाषा लिखा, ये भी हिंदी की एक प्रमुख क्या है, बोली है भाई मेरे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो भाई मेरे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, राजभाषा हिंदी का प्रयोग संविधान में किया जाता, सबको पता होगा। और भाई जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा है। हिंदी जो है राजभाषा, यानी सरकारी काम काज जो होता है हिंदी में किया जाएगा, यही होता भाई मेरे राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा, यानी सरकारी कामकाज की जो भाषा भाई मेरे हिंदी है। और भारत में अगर आप देखो तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 से लेकर के संविधान में 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में बात की गई है। इसमें जैसे न्यायांग, विधानांग और कार्यांग, यानी जो हिंदी भाषा न्यायालय में बोली जाती है, विधानसभाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग होगा और कार्यपालिका में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम में कई बार ये लोग क्वेश्चन लिख देते भाई न्यायांगा, विधानांगा और कार्यांग, ये क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। न्याय अंग राजभाषा क्या है भाई मेरे, न्यायालय जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या भी भाई मेरे हिंदी में काम करेंगे और हिंदी में अपने जजमेंट देंगे। तो संविधान में बताया गया कि अनुच्छेद 348 बताता है कि भाई मेरे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इनकी कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन हिंदी भाषा में भी यहां पर ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी हिंदी भाषा का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या अलग अलग कोर्टों में किया जाएगा। इसी को कहता है भाई न्यायांग में राजभाषा, यानी न्यायालय, कई बार एग्जाम में न्यायांग लिख देता, न्यायांग में राजभाषा बताओ, यानी भाई मेरे न्यायालय में भी, यानी जो हमारे कोर्ट हैं वहां पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितने हमारे यानी कोर्ट हैं वहां पर हिंदी में जजमेंट ट्रांसलेट होगा या हिंदी में भी भाई फैसले दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सारा काम अंग्रेजी में जरूर करता है, लेकिन हिंदी में कह सकते हैं उसके बहुत सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है अगली बात करेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग। देखो, राज्य सरकारें बिना राज्य सरकार की अनुमति और राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट हिंदी का प्रयोग करेगा, हिंदी को बदल नहीं सकता है। उच्च न्यायालय भाई मेरे हिंदी का प्रयोग करेंगे, हाई कोर्ट में खास तौर से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और जो जिला न्यायालय है, जो जिला अदालत है, वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी अदालतों में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला विधानांग, विधानसभाओं में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भाई मेरे लोकसभा, राज्यसभा, संसद में भी कह सकते हैं हिंदी का प्रयोग किया जाएगा राजभाषा के रूप में, इसको बोलेंगे विधानांग में राजभाषा। तो जैसे संसद में, संसद कहती भाई अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी में होगी, लेकिन मातृभाषा हिंदी में भी लोग बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। राज विधानसभाओं में, जो हमारी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। शुरू में विधानसभा में अंग्रेजी बोली जाती थी, लेकिन जो हमारी विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है या विधान परिषद है, यहां पर भी हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। इसको बोलेंगे भाई मेरे विधान अंग में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। लोकसभा, राज्यसभा, वहां की जो कार्रवाई होगी वह भी हिंदी भाषा में होगी, या हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हो कि संसद में, पार्लियामेंट में भी भाई मेरे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगला भाई कार्यांग, कार्यांग में राजभाषा या कार्यांग में हिंदी, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कार्यांग मतलब कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यांग मतलब कार्यपालिका भी क्या करेगी, हिंदी भाषा का प्रयोग करेगी। जो हमारी कार्यालय, जैसे सरकार है, भारत सरकार है, हमारा प्रशासन है, जो सारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है या सेना है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सभी लोग भाई मेरे क्या करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। जो हमारे मंत्रालय, मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, कृषि मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, भाई मेरे ये सभी लोग भी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अपना काम हिंदी में करेंगे। जो कार्यालय है यहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा, ये संविधान में कहा गया है। केंद्र सरकार भी भाई मेरे हिंदी का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि जो केंद्र सरकार है ये हिंदी भाषा का प्रयोग करेगी और देवनागरी लिपि का प्रयोग करेगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे
और हिंदी का अनिवार्य कंपलसरी है भाई मेरे, हिंदी का प्रयोग करना है। अंग्रेजी को सपोर्टेड लैंग्वेज में करना है। राज्य सरकारें भी भाई मेरे हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगी। प्रत्येक राज्य को अपनी राज्य की भाषा में काम करना है, हिंदी के साथ काम करना है। और ऐसे जो राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करेंगे। प्रशासन में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा, जैसे समाचार पत्र, सरकार की कोई सूचना है, सरकारी आदेश है, ये सभी काम सरकारी अधिकारी, सरकारी आदेश, सरकार की जो नीति नियम होगा वह भी हिंदी भाषा में छपेगा, वहां पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसको बोलते भाई कार्य अंग में। कई बार एग्जाम में पूछेगा कार्य अंग में हिंदी बताओ, ठीक है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग भाई मेरे हमारे कोर्ट में, न्यायालय में हो रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग हमारी संसद पार्लियामेंट में हो रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन में भी कह सकते हो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान में भी अगर आप देखोगे तो हिंदी भाषा को लेकर के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संविधान में भी हिंदी भाषा को लेकर के विशेष प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे बिल्कुल लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए, या देवनागरी लिपि क्या है। तो देखो भाई जो हिंदी भाषा है ना, लिपि मतलब क्या होता है, जिसमें भाषा को लिखा जाता है उसी को बोलते हैं भाई हम लोग लिपि। तो हिंदी की लिपि कौन है, देवनागरी है। जैसे आप लोग का, खा, गा, घा इसको लिखते हो ना, तो ये देवनागरी में लिख रहे हो। जैसे एक चीज बताऊं, जैसे मैंने लिखा है राम, तो राम कौन सी लिपि में लिखा है, मैंने हिंदी देवनागरी में लिखा। जैसे मैं लिखता हूं RAM, तो ये कौन सी भाषा में लिखा मैंने, रोमन लिपि है। अंग्रेजी की भाई मेरे रोमन लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, और हिंदी की कौन सी लिपि है भाई मेरे, देवनागरी है। यानी लिपि क्या होती है, जिसमें भाषा को लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, लिपि कहते हैं। जैसे कई बार आप लोग व्हाट्सएप में लिखते नहीं हो, जैसे आप लिखते हो जैसे खाना खा लिया, KHANA, जैसे मैंने लिखा ना KHANA, क्या है, खाना है ना। तो खाना मैंने किसमें लिखा है, ये रोमन में लिखा भाई मेरे, ये रोमन लिपि में लिखा। जब मैं भाई मेरे लिखूं खा पे आके मात्रा ना, खाना, ये है भाई मेरे देवनागरी लिपि में मैंने यहां पर क्या लिखा है, अब खाना जो है वो देवनागरी में लिखा गया। यही है भाई मेरे हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। और देवनागरी में अगर आप देखोगे तो वर्णमाला है। देवनागरी में अगर आप देखोगे अक्षर वाली लिपि है, जैसे का, खा, गा, घा, इसमें आपको अक्षर मिलेगा, होता है ना देवनागरी में, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जाना। तो क्या है, ये देवनागरी की क्या है भाई मेरे, विशेषता है। देवनागरी की मैंने विशेषता क्या बताई, जैसे देवनागरी में क्या देखोगे तो भाई जो स्वर हैं, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, A I O औ, का, खा, गा, घा जो है। तो देवनागरी कैसी लिपि भाई, अक्षर वाली लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है, इसमें अक्षर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने का लिखा ना, तो का एक अक्षर है, खा। तो देवनागरी की विशेषता क्या है कि वर्णमाला इसमें होती है। देवनागरी में क्या वर्णमाला है, और कैसी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। दूसरा देवनागरी लिपि की विशेषता क्या भाई, वर्णों के आधार पर होती। जैसे देवनागरी में अगर आप देखो भाई स्वर है, व्यंजन है, ये देवनागरी में होता ना। और देवनागरी में उच्चारण का स्थान भी होता है, जैसे हम बोलते नहीं, कोई स्वर हमारे कंठ से बोला जाता है, तालु से, मूर्धा से, तो देवनागरी की विशेषता है। और देवनागरी अगर आप देखोगे तो क्या है, खास तौर से लिखने का एक तरीका है, अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी। दूसरा वर्णों की एक व्यवस्था देवनागरी में हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी सबसे पहले क्या आएंगे देवनागरी में, सबसे पहले स्वर, व्यंजन, या अगर आप देखो देवनागरी जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार से चलती है देवनागरी ना। सबसे पहले कर्ता आता, फिर कर्म आता, फिर क्रिया आती है ना। जैसे राम घर जाता है तो राम करता है, कर्ता, कर्म और क्रिया आती है। तो देवनागरी में क्या होता है, क्रमबद्ध स्वरूप चलता है। देवनागरी पे भाई मात्रा और उच्चारण होते हैं। देवनागरी लिपि में अगर आप देखोगे मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, क्या है, यह भी देवनागरी लिपि की विशेषता है। मात्राएं लगती है ना, जैसे छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, छोटे की मात्रा है, बड़े की मात्रा है। तो मात्राएं भी क्या है भाई मेरे देवनागरी लिपि में हम लोगों को देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि की अगली विशेषता क्या है कि संयुक्त अक्षर आते देवनागरी लिपि में। यानी देवनागरी लिपि में अगर आप देखोगे तो हर जो अक्षर होता है दो शब्दों के, जैसे अगर आप देखो जैसे आ है तो आ अकेला नहीं बल्कि आ प्लस आ है, इस प्रकार से बनता है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता संयुक्त अक्षर इसमें आते, कोई भी एक अक्षर। अंग्रेजी में तो भाई ए अलग, ए है तो अलग रहेगा, बी है तो अलग है, लेकिन देवनागरी में अगर आप देखो जो
काखा गागा जिसे हम बात करते हैं, इसमें 2 अक्षर साथ आते हैं। देवनागरी कैसी लिपि है? ध्वनि लिपि है। देवनागरी में जो अक्षर है उनकी ध्वनियों को पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, आप उनको देर तक बोल सकते हैं, जैसे का, खा, छोटा, इनका ध्वनियां निकलती भाई। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता क्या, ध्वनि लिपि है। इसको आप बोलोगे तो आपके मुख से भाई मेरे कोई ना कोई ध्वनि निकलेगी, आवाज निकलेगी। यह देवनागरी लिपि की विशेषता है। दूसरा क्या है, जो देवनागरी लिपि है निर्देशात्मक लिपि है। इसको लिखा जाता है कैसे? ऊर्ध्वरेखीय लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल इसको खास तौर से लिखा जाता है अगर देवनागरी की बात करेंगे। यानी देवनागरी में अगर आप देखोगे तो लाइन पर सीधी रेखा से जुड़ी होती है देवनागरी लिपि, जिसको पढ़ने में कई बार बाधा भी हो। और दूसरा आधुनिक प्रयोग, आजकल जो देवनागरी है वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, कोंकणी हो, इन सभी में कह सकते हैं कि देवनागरी भाषा का जो है वह प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर हो या जो डिजिटल माध्यम है वहां पर भी कह सकते हैं भाई मेरे जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिएगा, देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, स्पष्ट लिपि है, ध्वनि संकेतों के माध्यम से चलने वाली लिपि है। क्या भाई मेरे देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में आप ध्वनि लिपि है और उसका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं। और अर्थ प्रदान करने वाली लिपि कौन सी होती है भाई मेरे? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? और हिंदी की लिपि है कौन सी भाई मेरे? देवनागरी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको जरूर करके जाइएगा। ये मैंने सेलेक्टेड आपको क्वेश्चन बताए हैं, इतना जरूर करके जाइएगा। इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन थे क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे थे उसी से निकाल करके खास तौर से मैंने आपको ये बताया है। और लगभग पूरे चैप्टर को मैंने बताया जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और ज्यादातर यही इन लोगों ने एग्जाम में पूछा भी था, वही मैंने आपको बताया। इतना जरूर करके जाएगा। बाकी आपका जो एग्जाम रहेगा वो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है।